हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेलर प्रमेय कर ली थी, लोरेंट थ्योरम कर ली थी और उससे रिलेटेड हमने ऊपर में भी कर ली थी। अब आज का लेक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज एक महत्वपूर्ण थ्योरम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जिसका नाम है लुवेल प्रमेय। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके 4 थ्योरम है वो यूनिट नंबर 3 में है। एक तो टेलर प्रमेय, एक लोरेंट प्रमेय, एक लुवेल प्रमेय और एक है अधिकतम मापांक प्रमेय, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन 4 थ्योरम में से कब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपका। तो आज हम कर रहे हैं लुवेल थ्योरम, लुवेल प्रमेय। तो लुवेल प्रमेय करने से पहले हम पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस थ्योरम में यूज आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं सर्वत्र विश्लेषिक फलन। सर्वत्र विश्लेषिक विश्लेषिक फलन, सर्वत्र विश्लेषिक फलन, इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन। तो सबसे पहले हम इंटायर फंक्शन की क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहते हैं किसको। ठीक है, इंटायर फंक्शन। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर मैं उसको आपको समझाता हूँ। वह फलन जो z के प्रत्येक परिमित मान के लिए, z के प्रत्येक परिमित मान के लिए, प्रत्येक परिमित मान के लिए प्रत्येक परिमित मान के लिए विश्लेषिक हो, विश्लेषिक हो तथा विश्लेषिक हो। वह फलन जो z के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, विश्लेषिक हो, अर्थात संपूर्ण सम्मिश्र तल में, अर्थात संपूर्ण सम्मिश्र तल में, संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक हो। कि जो पूरा आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता है उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो, वो फलन विश्लेषिक हो। तब हम उसको क्या कहते हैं, सर्वत्र विश्लेषिक फलन, इंटायर फंक्शन कहते हैं। संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक हो, विश्लेषिक हो, सर्वत्र विश्लेषिक फलन, सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहलाता है, इंटायर फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, आपके इंटायर फंक्शन होते हैं। तो देखो, इंटायर फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। सर्वत्र विश्लेषिक फलन क्या होता है कि वह फलन जो जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एक तो विश्लेषिक होना चाहिए, या अपन ये कहेंगे जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो फलन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। मतलब हर एक बिंदु पर क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले ले और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह पर वो फंक्शन एनालिटिक हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटायर फंक्शन कहते हैं, सर्वत्र विश्लेषिक फलन कहते हैं, इंटायर फंक्शन कहते हैं। तो वह फलन जो z के प्रत्येक परिमित मान के लिए क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। मतलब हर एक पॉइंट पर वो एनालिटिक होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तब उसको हम कहते हैं इंटायर फंक्शन। और उसके एग्जाम्पल है साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये सारे क्या होते हैं, इंटायर फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लुवेल प्रमेय, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में 2012 में और 15 में, 17 में ये पूछी हुई थ्योरम है। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लेना और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो, लुवेल प्रमेय, लुवेल प्रमेय, लुवेल प्रमेय।
तो लुवेल प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बताता हूँ और फिर उसके बाद में उसका लुवेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो लुवेल प्रमेय क्या होती है, इसका सबसे पहले स्टेटमेंट और फिर इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट, यदि आपको ये पूछे कि स्टेटमेंट लुवेल प्रमेय का कथन लिखते हो इसको प्रूफ कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपको थ्योरम का जो थ्योरम है वो पूछने का तरीका क्या रहेगा, एग्जामिनर का दो तरीके होते हैं, या तो आपको स्टेटमेंट गिवन होगा तो फिर आपको प्रूफ करना होगा, या आपको ऐसे बोलेंगे कि लुवेल प्रमेय का स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूफ कीजिए। तो 1 नंबर का स्टेटमेंट और 3 नंबर का प्रूफ रहेगा। ठीक है, और ये कब कब आई हुई है वो बता देता हूँ मैं आपको, 2012 में, 15 में और 17 में। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, लुवेल प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है। तो प्रमेय लिखते हैं सबसे पहले, यदि यदि जेड के प्रत्येक जेड के प्रत्येक मान के लिए 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 एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो। एफ जेड क्या होना चाहिए, एक विश्लेषिक फलन होना चाहिए, विश्लेषिक फलन हो, एनालिटिक फंक्शन हो, तथा परिबद्ध फलन हो, तथा क्या हो, परिबद्ध फलन हो, बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, परिबद्ध हो, तो ये फलन अचर होगा। तो ये फलन क्या होगा, अचर होगा। तो ये फलन क्या होगा, अचर होगा। तो ये फलन क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, आपको क्या बोला है कि यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड क्या होना चाहिए, एक तो एनालिटिक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। यदि कोई भी एफ फलन है वो एनालिटिक भी है और बाउंडेड भी है तो वो फलन क्या होगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, अचर फलन होगा। ठीक है, तो इसका एक स्टेटमेंट तो ये है, तो आपको आपको तो ये लिख के आना है कि यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड क्या हो, एक एनालिटिक फंक्शन हो तथा साथ में क्या हो, बाउंडेड होना चाहिए, तो ये फलन क्या होगा, अचर फलन होगा। और लगा के लिखो एक, देखो जो ये भी पूछा जा सकता है, माना कि एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है, एफ जेड एक पूर्णांकीय फलन है तथा तथा जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए प्रत्येक परिमित मान के लिए एसमी का मॉड ऑफ एफ जेड का मान क्या होना चाहिए, लेस देन कैपिटल एम, जहां एम एक धनात्मक अचर संख्या धनात्मक अचर संख्या धनात्मक अचर संख्या है को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। तो फलन एफ जेड, तो एफ जेड अचर फलन होगा। एफ जेड कैसा फलन होगा, अचर फलन होगा। अर्थात प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषिक फलन
प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषिक फलन अचर होता है। विश्लेषिक फलन क्या होता है? अचर होता है। तो देखो पहले आप इसके स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो देखो पहले स्टेटमेंट समझते हैं और फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो यहाँ समझो, आपको ये दे रखा है कि फलन एफ जेड है वो क्या होना चाहिए। एक तो ये फलन क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए, विश्लेषिक फलन होना चाहिए। एक तो फंक्शन एफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। और ये एक फंक्शन क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड फंक्शन, मतलब परिबद्ध फलन होना चाहिए। यदि फलन एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है और एफ जेड है वो आपका बाउंडेड फंक्शन है, तब ये एफ जेड आपके पास क्या होगा? अचर फलन होगा। तब ये आपका एफ जेड होगा कौन सा फंक्शन होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। यदि एफ जेड है वो आपके पास एनालिटिक फंक्शन भी है, एफ जेड बाउंडेड फंक्शन भी है, तो आपका एफ जेड क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। और देखो नीचे वाली डेफिनेशन, इसमें देखो ऊपर वाली में तो ये चीज बता रखी है कि वो कोई भी फलन एफ जेड है वो एनालिटिक तथा बाउंडेड है, तो वो फलन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। जबकि देखो नीचे वाली में क्या बता रखा है कि एफ जेड एक पूर्णांक के फलन है तथा जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए क्या एसएमई का। नीचे वाली में देखें तो एफ जेड है वो ये कंडीशन होल्ड करता है, एफ जेड का जो संख्यात्मक मान है वो लेस देन किससे? एम से। और ये आपको पता है कि ये किसकी कंडीशन होती है? ये बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन होती है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मान अपने को मिल जाना चाहिए, ऐसा एम मिल जाना चाहिए जिससे जिससे फंक्शन की सारी वैल्यू क्या हो? छोटी हो। एक ऐसा एम मिल जाना चाहिए, एक ऐसा एम धनात्मक पूर्णांक मिल जाना चाहिए ताकि इस एम से इस सारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो? छोटी हो। और बाउंडेड फंक्शन की यही तो कंडीशन होती है। देखो बाउंडेड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है? यही तो कंडीशन होती है कि एफ जेड का संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए? लेस देन एम होना चाहिए, कि ऐसा एम मिल जाना चाहिए ताकि इस फंक्शन की सारी वैल्यू है वो इस एम से क्या होगी? छोटी होगी। तब इस फंक्शन एफ जेड को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड फंक्शन कहेंगे, परिबद्ध फलन कहेंगे। अब नीचे यही तो दे रखा है कि एफ जेड आपको बाउंडेड फंक्शन दे रखा है और आपको बोला है कि एफ जेड अचर होगा, तो एफ जेड अचर होगा। तो अब आपको पता है कि पूर्णांक की फलन दे रखा है और आपको ये सिद्ध करना है कि एनालिटिक फंक्शन भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? बाउंडेड फंक्शन भी हो जाएगा। तब अपन बता देंगे कि एफ जेड क्या होगा? अचर फलन होगा। ठीक है, यह अर्थात लगा कि एक कंडीशन और है कि प्रत्येक सर्वत्र फलन जो इंटायर फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है? प्रत्येक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्योंकि सर्वत्र विश्लेषिक फलन का मतलब क्या होता है कि वो हर जगह तो विश्लेषिक फलन होगा और विश्लेषिक फलन होगा प्लस में साथ में क्या होगा? बाउंडेड भी हो जाएगा। तो बाउंडेड हो जाएगा तो वो एफ जेड क्या हो जाएगा? अपने पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखो आराम से समझते समझते इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखो हम प्रूव करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, तो सबसे पहले अपने पास प्रूफ में कैसे प्रूफ करेंगे कि आपको ये दे रखा है कि एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। और एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो हम क्या कर सकते हैं? एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार कर सकते हैं। और टेलर प्रमेय से प्रसार करने के बाद में हम ए एन को क्या करेंगे?
वही हम क्या दिखाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन दिखाना चाहते हैं। तो देखो कैसे दिखाएंगे, चूंकि फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है लुवेल पर में ये कहती है कि एफ जेड यदि एनालिटिक है और बाउंडेड है तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका पास, कांस्टेंट हो जाएगा। चूंकि फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, चूंकि फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, चूंकि एफ जेड क्या है, सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। अतः फलन एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर तो क्या प्रसार होगा, एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ये आपका क्या होता है, प्रसार होता है। टेलर प्रमेय से प्रसार क्या होता है, एफ जेड बराबर समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ ए एन क्या है आपके पास, जहाँ ए एन बराबर अपने पास होता है एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन, और जहाँ एफ एन जेड नोट की वैल्यू क्या होती है बताओ, चूंकि एफ एन जेड नोट होता है आपके पास फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये आपके पास होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए एन को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, ए एन से प्रूव करेंगे। तो देखो नाउ अब ए एन बराबर क्या होता है अपने पास, एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल, तो यहाँ रख दो एफ एन जेड नोट की वैल्यू, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ जेड एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो एफ जेड का हमने क्या कर दिया, टेलर प्रमेय से टेलर प्रमेय से प्रसार कर दिया। तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो गया, एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन हो गया, और एफ एन जेड नोट की हमने क्या कर दी, वैल्यू रख दी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, ए एन बराबर बचेगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड बचेगा। हाँ, ये जो सी है वो आपका सर्किल है, और सर्किल कैसा है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर के बराबर है। एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस तो जिसका सेंटर तो जेड नॉट है और रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए एन बराबर क्या मिला, अपने पास 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मापांक ले लेंगे, और मापांक से आपको पता है कि इन सब की वैल्यू रखना होगा, और अपने को कांस्टेंट फंक्शन सिद्ध करना है। तो कांस्टेंट फंक्शन से हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम ये सिद्ध करके बता देंगे कि जो लास्ट में फंक्शन बचता है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो हो जाएगा आपके पास से कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा कि कोई भी फलन एफ जेड है वो एनालिटिक है और साथ में बाउंडेड है, तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन होगा दोनों तरफ मापांक लेने पर। तो यहाँ लो देखो दोनों तरफ मापांक लेने पर, तो लो मापांक ए एन 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ए एन, यदि हम इसका मापांक अलग अलग करेंगे तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा पे मापांक आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड पे मापांक जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 पे मापांक, और ये डी जेड पे मापांक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। तो 2 पाई आयोटा का मापांक क्या होता है, 2 पाई। एफ जेड आपको पास दे रखा है कि एफ जेड क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन की क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। और फिर जेड माइनस जेड नोट है वो बराबर में क्या है, आर है, और डी जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ से हो जाएगा ए एन बराबर ए एन लेस देन 2 पाई आयोटा का मापांक क्या होता है, 2 पाई होता है, इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ एफ जेड, ये हो जाएगा आपके पास आर की पावर एन प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास डी जेड। चूंकि एफ जेड अपने पास क्या है, परिबद्ध फलन है। कैसा फलन है, परिबद्ध फलन है, बाउंडेड फंक्शन है। तो बाउंडेड फंक्शन होगा तो आपको पता है कि ये एक ऐसा एम मिल जाएगा अपने को जिससे फंक्शन की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये एफ जेड का जो संख्यात्मक मान हो जाएगा वो किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एम हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपने पास देखो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, है ना, एक कंडीशन तो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और एक कंडीशन जो सी इंटीग्रेशन की वाली है वो लिमिट, वो वाली भी हमने एक साथ में लिख दे या बाद में लिख देते हैं। देखो पहले इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए एन का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, लेस देन 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एम अपॉन आर की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा ए एन लेस देन एम अपॉन 2 पाई अब 1/r की पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास सी डी जेड का मान। अब इसका मान आपको पता है कि क्या होता है, इसका मान जो होता है वो सर्किल 2 पाई आर के सर्किल की जो परिधि है उसके बराबर होता है ना इसका मान। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, तो देखो हमने उसको इक्वेशन संख्या फर्स्ट दे दिया था ना, दे दिया था, क्योंकि हम उसका लास्ट में एक्सटेंशन करेंगे ना, तो फिर जो भी वैल्यू आएगी वो सारी हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो अब वैल्यू रख दो, यहाँ से क्या रखोगे, इंटीग्रेशन सी डी जेड की वैल्यू आपको पता है कि किसके बराबर होगा, वर्त सी की परिधि के बराबर होगा। और वर्त सी की परिधि कितनी होती है भाई, सर्किल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और यहाँ पे जो आर है वो रेडियस क्या है, आर दे रखी है आपको पास, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए एन लेस देन एम अपॉन 2 पाई इंटू 1/r की पावर एन प्लस 1 इंटू में हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई और एक आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, ए एन लेस देन एम अपॉन आर की पावर एन। अब यहाँ देखो समझना, आपको पता है कि जो भी अपने पास फलन एफ जेड है वो संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है। तो संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस सर्किल की रेडियस को कितना भी बढ़ा ले सकते हो। भाई देखो पूरे प्लेन पे ये फलन है वो क्या है, एनालिटिक है, मतलब हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और हर एक पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है, मतलब कि भाई ऐसा कोई भी पॉइंट है जहाँ पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये तो मतलब हुआ कि पूरे सम्मिश्र तल में एनालिटिक होने का मतलब होता है कि ये नहीं है कि भाई कोई पॉइंट पर एनालिटिक है, मतलब पूरे प्लेन पर वो फंक्शन क्या है आपके पास, एनालिटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेडियस है वो आप कितनी भी बड़ी ले सकती हो। इसकी जो रेडियस है, मान लो देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो यहाँ देखो ये जो फंक्शन अपने पास है, अब मान लो हम ये कहेंगे पूरे सम्मिश्र तल में ये विश्लेषिक है। यहाँ समझना देखो,
कि जो फंक्शन है वो आपके क्या दे रखा है, पूरा यहाँ पे पूरा सम्मिश्र तल में क्या है, पूरे सम्मिश्र तल में क्या है, एनालिटिक दे रखा है, पूरे सम्मिश्र तल में क्या है, एनालिटिक है। ये सारे फंक्शन पे क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। तो इस रेडियस को आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन है वो पूरा क्या है, संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है। और संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक होने का मतलब है कि आप रेडियस को कितना भी बड़ा ले सकते हो, रेडियस को कितना भी बड़ा ले सकते हो। इसलिए इसकी त्रिज्या को हम क्या करेंगे, r टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसकी रेडियस को क्या कर सकते हैं हम, r टेंड्स टू इन्फिनिटी। चूंकि ऐसे लिखेंगे, देखो, चूंकि एफ जेड संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, चूंकि एफ जेड संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक फलन है, अतः एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए एफ जेड का टेलर प्रमेय से प्रसार करने के लिए वर्त सी की त्रिज्या को इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं। प्रसार करने के लिए वर्त सी की त्रिज्या r टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पर इसकी रेडियस को आप कितना भी बढ़ा ले सकते हो, क्योंकि पूरे संपूर्ण सम्मिश्र तल में फंक्शन क्या दे रखा है, एनालिटिक दे रखा है। ठीक है, तब जब वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ए एन का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, लेस देन 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ से आपको पता है कि एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। किसी का संख्यात्मक मान यदि 0 है तो वो अंदर वाली वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, एन इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि एन का मान जब 0 से बड़ा होगा तब सारे मान ए एन के मान क्या हो जाएगी, 0। जैसे A1 0 हो जाएगा, A2 0 हो जाएगा, A3 0 हो जाएगा, सारे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। तो यहाँ से तब 1 से क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 1 से जो हमारा समीकरण 1 था उसमें क्या था, एफ जेड बराबर हमारा जो फंक्शन एफ जेड बराबर क्या था, समीकरण 1 यही तो था, समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। जब इसको ओपन करोगे तो एन बराबर 0 रखो, तो एन बराबर जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा अपने पास, बताओ। एन का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट की पावर क्या हो जाएगी, 0, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A0 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, A1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस A2 जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर और प्लस so on, ये मिलेगा अपने पास। अब देखो हमारे पास क्या है कि A1 A2 A3 ये सारी वैल्यू क्या है, 0 दे रखा है ना, मैंने सिद्ध किया ना, चूंकि समीकरण 2 से A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 और A3 इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यू आगे वाली वैल्यू क्या है, 0 है। तब एफ जेड किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। तब एफ जेड बराबर A0 की वैल्यू, और A0 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये पहला पद है ना, तो पहला पद क्या होता है, एफ जेड बराबर ए नोट। भाई और वाले पद क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा प्लस 0, आगे वाले सारे पद क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, एफ जेड बराबर ए नोट। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस थ्योरम को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जेड अपने पास क्या है, अचर फलन है, एफ जेड क्या है, अचर फलन है। एक बार थ्योरम को देखो वापस समझा देता हूँ। आपको दे रखा है, देखो सर्वत्र विश्लेषिक फलन का, एक बार मैं इस थ्योरम को एक बार समझा देता हूँ। सर्वत्र विश्लेषिक फलन क्या होता है, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन का मतलब होता है कि वह फलन जो जेड के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, विश्लेषिक हो, मतलब संपूर्ण सम्मिश्र तल में क्या होगा, एनालिटिक होगा। और संपूर्ण सम्मिश्र तल का मतलब है
यदि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में यदि कोई फलन एनालिटिक होता है, इसका मतलब उसकी जो सर्किल की रेडियस है वो आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये सारी क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। इसके बाद लुवेल पर में क्या होती है कि यदि जेड के प्रत्येक परिमित मान के लिए एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए एक तो, और ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, तब वो फलन क्या होगा, आपका अचर होगा। यदि एफ जेड आपके पास एनालिटिक फंक्शन और साथ में क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा, तो वो फलन क्या हो जाएगा, आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि फलन एफ जेड वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड को क्या मान लेंगे, एनालिटिक फंक्शन मान लेंगे। फिर एफ जेड का टेलर प्रमेय से क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। एफ जेड का क्या कर देंगे, टेलर प्रमेय से प्रसार कर देंगे। चूंकि फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, और सर्वत्र विश्लेषिक फलन है तो उसका क्या कर देंगे, टेलर प्रमेय से प्रसार करने पर। तो एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, जहाँ ए एन है वो एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल एन, ये मान हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एफ एन जेड नोट की वैल्यू रख देंगे और फिर दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, और मापांक लेकर उसको फिर क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो देखो आपको मापांक लेने के बाद में ऐसे देखो यहाँ समझना, देखो जब आप इसका मापांक लेंगे तो इस एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ। एफ जेड का संख्यात्मक मान तो क्या हो जाएगा, लेस देन एम। क्यों, क्योंकि फलन क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। और जेड माइनस जेड नोट की पावर एन, ये मान किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, आर की पावर एन प्लस वन। और 2 पाई आयोटा का मापांक क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वर्त सी की परिधि के। और वर्त सी की परिधि के अपने पास 2 पाई आर। तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास ये आएगा एम अपॉन आर की पावर एन। और आपको पता है कि एफ जेड संपूर्ण सम्मिश्र तल में विश्लेषिक है, तो इसकी रेडियस को आप कितना भी बड़ा ले सकते हो। जब आर का मान टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ए एन क्या हो जाएगा, लेस देन 0। यहाँ से ए एन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ए एन 0 होते ही यहाँ का मतलब क्या हो गया, A1 A2 A3 सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। और ये 0 होते ही फिर लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से A1 0, A2 0, और लास्ट में अपने पास एफ जेड बराबर क्या बचेगा, ए नोट बचेगा। और ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। इस प्रकार से ये लोवेल पर में है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक ऊपर में करेंगे। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसकी ऊपर में करेंगे। और फिर लास्ट वाला जो इससे अगला लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, अधिकतम मापांक पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी यही थ्योरम बचेगी, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसे देखो आप ज़्यादा लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलता है तो आपको पता है कि हम आपके लिए और वीडियो अवेलेबल कराएंगे। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।